Children, how are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, in the last lecture, we have discussed the nomenclature and how to write the formula of the coordination compounds. We are discussing the chapter number 9, the last chapter, coordination chemistry of chemistry part 1. Now, as I told you, that CBSE has removed the isomerism part, ठीक है, फॉर दिस academic year. तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. इसके बाद अब हम लोग आते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना. बच्चों, आपको पता है कि वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना. बट उनकी जो थ्योरी थी, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा फिट नहीं थी. कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं कर पाए थे. फॉर एग्जांपल, व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना. वो इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाए थे कि क्यों सिर्फ कुछ ही सर्टेन एलिमेंट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं, क्यों नहीं सारे कर पाते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब सिर्फ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ही क्यों देखने को मिलती हैं. और तीसरा था कि व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. तो ये जो तीन क्वेश्चन थे ये इनको आंसर्स नहीं कर पाए थे, यानी वर्नर्स थ्योरी इनको आंसर्स नहीं कर पाई थी, है ना. मैनी अप्रोचेस हैव बिन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन. बहुत सारे जो है अप्रोचेस की गई, बहुत सारे लोगों ने बताया भी इसके बारे में. इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जैसे पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना. लिगैंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. तो आइए हम यहाँ पे जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, क्या बताया इन लोगों ने. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द मेटल आयन और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स कैन यूज इट्स n-1d ns np और ns np या nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन. ये कह रहे हैं, ये थ्योरी ये बताती है कि जो मेटल आयन या जो मेटल एटम है आपका, है ना, लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में दे कैन यूज n-1d ns np या ns np nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, है ना. क्योंकि डेफिनेट ज्योमेट्री चाहिए तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी हमें. और इसमें कौन कौन से इसकी ज्योमेट्री आती है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर एंड सो ऑन. आप टेबल देख सकते हो यहाँ पे. And these hybridized orbitals are allowed to overlap with the ligands orbital that can donate the electron pairs for the bonding. And this is illustrated by the following example. आप देख सकते हो, है ना, कि ये जो hybridized orbitals हैं, they are allowed to overlap with ligands orbitals, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट करते हैं या डोनेट कर सकते हैं, ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हो 4, 4, 5, 6, 6. हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, sp3d sp2 sp3d sp3d2, है ना, d2 sp3. और इनका जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्पेस में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से इनकी क्या है यहाँ पे ज्योमेट्री है. sp3 की टेट्राहेड्रल है, dsp2 स्क्वायर प्लानर, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 octahedral and d2sp3 is what octahedral same. So दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल और उनके कैसे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है. It is usually possible to predict the geometry of a complex from the knowledge of its magnetic behavior. अगर हमें मैग्नेटिक बिहेवियर की जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना. यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं कोबाल्ट आयन के, ठीक है. नीचे जो है d2sp3 हाइब्रिडाइज को ऑर्बिटल से कोबाल्ट का, और नीचे जो है इनर ऑर्बिटल्स है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे शो आपको देखने को मिलेगा. तो आप यहाँ पे देखो, अगर डाई मैग्नेटिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है जैसे CONS3 होल 6, ठीक है, +3 आयन. तो अगर ये क्या है, डाई मैग्नेटिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो कोबाल्ट आयन होगा इसमें, है ना, द कोबाल्ट आयन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कितना होगा, 3d6 होगा. तो जो हाइब्रिडाइजेशन स्कीम जो है वो यहाँ पे आपको डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे है.
6 pair of electrons, one from each NH3 molecule occupy the 6 hybrid orbitals. समझ में आ रहा है? 6 pairs of electron यहाँ पे हैं और NH3 से हर एक इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा, वो 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई करेगा। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, है ना, और डायमैग्नेटिक होगा। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आप जानते हैं, पढ़े हुए इस चीज़ को आप लोग, ठीक है ना। एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सिंस द इनर जो डी ऑर्बिटल यानी 3D जो है वो यूज हो रहा है आपके हाइब्रिडेशन में, तो जो कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 + 3 होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें जैसे COFX3-, ये जो है आउटर ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडेशन में यूज करता है, सच sp3 टाइप का, ठीक है। इसीलिए हम लोग आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इनका पूरा दिखाया गया है, यहाँ पे CO3 का दिखाया गया है, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज स्टेट में दिखाया गया है इन लोगों को, फिर इन आउटर स्टेट भी आपको यहाँ पे शो की गई है या दिखाई गई। अब देखो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक S और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, है ना, टू फॉर्म द 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड टेट्राहेड्रली। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो NiCl4 2- के द्वारा दिखाया गया है। लास्ट वाले में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, और इसी वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा। समझ में आ रहा है? ये देखो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये तो पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा। जो NiCO4 होता है उसके पास क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बट वो डायमैग्नेटिक होता है। क्यों? क्योंकि निकल जो है क्या, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको पता है, बिहेवियर पता है, अगर किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप ज्योमेट्री इजिली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस का भी दिया गया है, ठीक है, सेम उसी प्रकार का डायग्रामेटिक है। NiCN4 2-, है ना, यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3D8 है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन स्कीम दिखाई गई है, आप देख सकते हो 3D, ठीक है, 4s 4p, फिर ये DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे शो हुए हैं, ठीक। और फिर उसके बाद NiCN2 को दिखाया गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। तो डेफिनेटली ये जो आपका डायमैग्नेटिक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। इनफैक्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ये वेव इक्वेशन का, वो जो है बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो द मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इट कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स, और इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने में, ठीक है। एक बेसिकली जो क्रिटिकल स्टडी है मैग्नेटिक डाटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है ना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस शो करते हैं। जैसे फॉर मेटल आयन विद अप टू 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मेटल आयन जिसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल्स में है, जैसे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, है ना। टाइटेनियम में क्या है, 1 है, डी में 1 है, वैनेडियम में 2 है, क्रोमियम में 3 है ना। और 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन विद 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स। जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा इन टाइप के फ्री आयंस का और जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगी वो सेम होगी, है ना। व्हेन मोर देन 3D ऑर्बिटल, अगर 3D से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो जो रिक्वायर्ड पेयर्ड होगा 3D ऑर्बिटल्स का ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलेगी, वो आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा एज ए क्योंसेस, क्योंकि होल्ड रूल आप पढ़ा हुआ, होल्ड रूल के हिसाब से पता है ना, यहाँ पे जो है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो जो आपका D4 जैसे क्रोमियम मैग्नीशियम हो गया, D5 मैग्नीशियम आयरन हो गया, D6 आयरन कोबाल्ट हो गया, है ना, यहाँ पे एक वैकेंट जो है डी ऑर्बिटल्स का पेयर आपको देखने को मिलेगा विच रिजल्ट्स ओनली बाय पेयरिंग ऑफ व्हाट 3D इलेक्ट्रॉन विच लीव्स 2 1 या 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, है ना। तो जो ये मैग्नेटिक डाटा है इट एग्री विद द मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन व्हाट मैनी केसेस, स्पेशली अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, ठीक है, जिसमें D6 आयंस होते हैं, ठीक है। हाउएवर कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें D4 D5 आयंस हैं, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे MnCN6 3-। इसमें क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि MnCl6 3- में पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। FeCN6 3-, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसमें सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
जबकि Fe F6 3 क्या है, पैरामैग्नेटिक है मूवमेंट, ठीक है ना, जिसमें 500। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं, ये डायमैग्नेटिक है। इसको आप देख लीजिएगा कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि एक आध नंबर में कभी कभी क्या कर लेता है, पूछ लेता है। लिमिटेशंस क्या हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की? अगर लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं इसमें, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ, इसमें बहुत सारे एजम्पशंस हैं। ये जो है क्या क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक डाटा का नहीं देता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको याद कर लेना, पूछ लेते हैं लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की और क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कलर ये लोग देते हैं इनकी कोई डिस्कशन नहीं है। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट प्रोडिक्शन नहीं करता रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर्स के बारे में। एंड 6 है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बारे में भी आपको सही या पूरी जानकारी नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपकी लिमिटेशंस हो गई किसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब आते हैं क्रिस्टल फील्ड CFT पे। जो बच्चों आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है विच कंसिडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन और लिगेंड, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है इन लोग का, जिसमें क्या ये बताते हैं कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है ना, इसको आयनिक होने के लिए जो एक प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मेटल आयन और लिगेंड से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं दे आर ट्रीटेड एज द पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायन एंड डायपोल्स, ठीक है। मतलब एनायंस के केस में इनको हम लोग पॉइंट चार्जेस के रूप में डील करते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के रूप में डायपोल्स के रूप में। जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इन एन आइसोलेटेड गैस से मेटल हो या आयन हो उसमें सेम एनर्जी होती है, यानी वो डीजनरेट होते हैं। और ये जो डीजेनरेंसी है ना, इट इज़ मेंटेन इफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड या नेगेटिव चार्जेस जो है इसको चारों ओर क्या कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं मेटल आयन के, है ना। हाउएवर व्हेन नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड्स, है ना, अगर नेगेटिव फील्ड ड्यू टू लिगेंड्स है ना, either anion or negative ends of the dipolar molecule like NH3 S2O in a complex, it become more asymmetrical and what degeneracy of d orbital शिफ्ट हो जाती है, यानी लिफ्ट हो जाती है। तो चलो देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं हमारी स्प्लिटिंग कैसे होती है। देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, कैसे जो है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है। अगर एक ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करें विद 6 लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल आयन एटम या आयन, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल d ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस। कह रहा है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसमें 6 लिगेंड्स हैं और चारों ओर से मेटल एटम और आयन सराउंडेड है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, मेटल d ऑर्बिटल्स में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे लिगेंड्स, उनके बीच में। तो इस टाइप के रिपल्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मेटल d ऑर्बिटल्स में, और ये डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड होगा, ठीक है ना। तो जो आपका dx2 माइनस y2 एंड dz2 ऑर्बिटल्स होते हैं विच पॉइंट टुवर्ड द एक्सेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, ये ज़्यादा रिपल्शन आपको क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करने को देखने को मिलेगा, है ना। और इसमें जब ज़्यादा इनको रिपल्शन फेस करने को मिलेगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो जो dxy या dyz या dxz ऑर्बिटल्स होंगे दे आर डायरेक्टली बिटवीन एक्सेस, है ना, उनकी और जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चे, बहुत ज़्यादा लो होगी, लो एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो स्प्लिटिंग है बेसिकली डीजनरेट लेवल्स की, है ना, लिगेंड्स की वजह से, है ना, डेफिनेट ज्योमेट्री में, इसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, इसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, है ना। और ये जो एनर्जी सेपरेशन है इसको हम डिनोट करते हैं इसको इस तरीके से, सबस्क्रिप्ट जो O है इट इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो इस तरीके की जो बेसिकली एनर्जी है ये आपकी 2 EG ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगी 3/5 से, और जो 3 T2G है वो डिक्रीज हो जाएगी 2/5 से। यहाँ पे बेसिकली स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है। और ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बच्चों ना, ये डिपेंड करती है ऑन द फील्ड, है ना, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द लिगेंड एंड द चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो यहाँ पे कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज दी गई है फील्ड स्ट्रेंथ की, किसकी कैसे होती है इसको याद कर लीजिएगा। सबसे कम I माइनस, फिर उससे ज़्यादा Br माइनस, फिर SCN, इस तरह के पूरे दी गई, सबसे ज़्यादा कोबाल्ट की है ना।
तो सच सीरीज, इस टाइप की सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं, है ना। और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज़ है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कैसे लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, उनके बेसिस पे इसको क्या किया गया है, हम लोग माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, आइए देखते हैं। अगर अगर दिस ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन पी, यानी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा आपका ईजी ऑर्बिटल में, है ना, और इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो T32E1G इस टाइप का देखने को मिलेगा। जो लिगेंड्स होंगे, ठीक है, फॉर विच उनका भी जो है पी से कम होगा, और ये वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं। अगर इनका ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन शो दैट D4 एंड D7 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आर मोर स्टेबल, यानी कैलकुलेशन ये दिखाते हैं कि D4 और D7 जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज़ हैं वो आपकी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कम्पेयर टू व्हाट, वीक फील्ड केसेस। टेट्राहेड्रल एंटाइटिस में भी सेम उसी टाइप का है थोड़ा सा, है ना। इसमें क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग देखने को जो मिलती है, इट इज़ इन्वर्टेड एंड स्मॉलर एज कम्पेयर टू द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, उनसे स्मॉलर और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। For the same metal, the same ligands and metal ligand distances, it can be shown that delta T is what, equal to 4/9 delta O. Consequently, the orbital splitting यहाँ पे है, ठीक है ना। Orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing pairing and what, therefore the low spin configuration are rarely यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। अब आते हैं कलर की बात करें तो प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा था कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की क्या है कि वाइड रेंज ऑफ कलर्स देते हैं। तो आइए डायरेक्टली स्टेबल पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कौन कौन से कलर हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के। आप देख सकते हो कि कलर्स इंपॉर्टेंट है, देख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, अल्ट्रा वायलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना, ये एब्जॉर्ब लाइट का कलर है। फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कलर कुछ अलग है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको याद करके और इनके कलर्स को ज़रूर देख लेना, हो सकते हैं इनसे क्वेश्चन बन जाए या आपसे क्या हो जाए, पूछे जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ जेम स्टोन्स जो होते हैं उनके कलर भी आपको इन्हीं की तरीके से, क्योंकि जेम स्टोन्स रूबी वगैरह हो गए, है ना, ये सब भी क्या है, ये सब बेसिकली आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं। तो वहाँ से भी हमको एमराल्ड हो गया, रूबी हो गया, इन सारी चीज़ों की भी बात हो जाती है। तो लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। देखो, जो क्रिस्टल फील्ड मॉडल है ये सक्सेसफुल है इन द एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी ज़्यादातर ये जो है इन चीज़ों को डिफाइन करने में सक्सेसफुल रहा है ना। However, from the assumption that the ligands are point charges, it follows that जो anionic ligands होते हैं they should exert the greatest splitting effect, है ना। और जो anionic ligands होते हैं they are actually found at the low end of the spectrochemical series. तो further it does not take into account the covalent character of the bonding between the ligand and the central atom. covalent character को नहीं ये define कर पा रहा है। So these are some of the weakness of safety which are explained by the ligand field theory. तो देखते हैं ligand field theory ने जाकर इसको वो किया जो आप यहाँ नहीं पढ़ना है आपको, आप आगे चल के कभी उसको पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनिल्स की अगर बात करें, बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल्स, बच्चों जो होम्योलेप्टिक कार्बोनिल होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है कार्बोनाइल लिगेंड्स होते हैं सिर्फ, ठीक है ना, दे आर फॉर्म बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो कार्बोनिल होते हैं दे आर वेरी सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल को आप देख सकते हैं, इट इज़ टेट्राहेल होता है। पेंट्रा कार्बोनिल आयरन को देख सकते हैं, वो क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। जबकि हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जो होता है वो क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल होता है ना। जो डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल, है ना, MnCO5 यूनिट्स को द्वारा, एंड इट इज़ जॉइंड बाय व्हाट मैग्नीज बॉन्ड्स। तो आप यहाँ पे इस तरीके के देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड है, मेटल कार्बोनिल, इनमें क्या होता है S और P कैरेक्टर देखने को मिलता है। जो MC होता है वो सिग्मा बॉन्ड, ये कैसे फॉर्म होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ द वर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो कार्बोनिल कार्बन पे है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके द्वारा ये देखने को मिलता है। और जो MC पाई बॉन्ड है बेसिकली इट इज़ फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को चीज़ें मिल जाएंगी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी की बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर, तो जो स्टेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स की सॉल्यूशन में इट इज रेफर टू द डिग्री ऑफ व्हाट डिसोसिएशन से डिग्री ऑफ एसोसिएशन से हम इसको बताते हैं दोनों स्पीशीज के बीच में कि कैसा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये बना रहे हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है इनका
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर द एसोसिएशन इट इज क्वांटिटेटिवली व्हाट एक्सप्रेस इन द स्टेबिलिटी फॉर्म। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन दिया हुआ है 4 प्लस M+4L गिव्स यू Ml4, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो लार्जर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट द हायर द पोर्शन ऑफ Ml4। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा Ml4 का प्रपोर्शन आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो K1 K2 है इनको हम लोग स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें यहाँ, ठीक है। और वी कैन राइट ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनको हम लोग ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो M+4L गिव्स Ml4, इसका बीटा 4 कितना हो जाएगा Ml4 अपॉन M और L का क्या कंसनट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इनके कंसनट्रेशन को देख सकते हैं। तो जो स्टेप वाइज और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बीटा 4 इज इक्वल टू व्हाट K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, और इसी तरीके से मोर जनरली हम इनको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं Cu2 प्लस NH3, ओके, गिव्स यू व्हाट CuNH3 होल ट्वाइस। इसका K1 जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, इनके कंसंट्रेशन इस टाइप से दी गए हैं K1। फिर जब हम इसको इस तरीके से करते हैं तो इसका K2 यहाँ पे इस तरीके, तो K1 और K2 क्या है, दे आर द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी, ये कॉन्स्टेंट है ना। और K1 यहाँ पे क्या है आपका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, और K2 आपका क्या है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, दैट इज व्हाट B4 इज इक्वल टू CuNH3 होल 4 2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन और NH3 4 का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वगैरह आप पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरीके से हमको क्या कर देना है, इसको लगा देना। फिर देखिए जो एडिशन ऑफ द 4 अमाइन ग्रुप्स टू द कॉपर इट शो अ पैटर्न फाउंड फॉर द मोस्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो सक्सेसिव स्टेबिलिटी होती है कांस्टेंट्स की वो घट जाती है ना। तो यहाँ पे log K1 इज इक्वल टू 4, log K2 इज इक्वल टू 2, तो धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे वो क्या हो जाएगी, सक्सेसिव इनकी स्टेबिलिटी होगी वो धीरे धीरे घटती जाएगी, है ना। और जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है या जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इट इज डिफाइंड एज द व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ द व्हाट फॉर्मेशन ऑफ द कांस्टेंट। तो ये बात हो गई इनकी। अब जो इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ये बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, इसको CBSE ने हटा दी। तो ये हो गई इस चैप्टर के ख़त्म होने की बात, ठीक है। होमवर्क्स आप लोग करके नहीं दे रहे हैं, ये बहुत दुखदाई है, ठीक है ना। चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड आई वांट द होमवर्क कि आप 2-3 दिन में सारे होमवर्क्स आप लोग करके दे दें। अब हम लोग नेक्स्ट यानी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।